देख रहे इंडिया टीवी। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी का और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कांग्रेस और बीजेपी में मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक टिकटों के बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। कार्यकर्ता सड़कों पर है, नारेबाजी हो रही है, नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। दोनों राज्यों में टिकटों पर गदर क्यों मचा हुआ है और इसके साथ ही आज हम चर्चा करेंगे दोनों राज्यों में टिकट के बंटवारे की इनसाइड स्टोरी की। इसकी कहानी जानेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी 230 में से 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में अब भी शिवराज सिंह चौहान की ही चलती है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में शिवराज के ज्यादा समर्थकों को टिकट मिला है, जबकि कैलाश विजयवर्गीय को झटका लगा है। बीजेपी ने उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं दिया। तो बात वसुंधरा राजे की भी करेंगे। राजस्थान में ये कहा जा रहा था कि शायद वो हाशिए पर तो नहीं जा रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं आला कमान उनकी सुन नहीं रहा, लेकिन उनकी तो चल रही है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे और उनके ज्यादातर समर्थकों को टिकट दिया गया है। तो आज टिकट बंटवारे की कहानी ही हम समझेंगे, जानेंगे। कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ तो वो हो गया, वो कहा जाता है ना, एक मुहावरा है कि लेकर गए थे बेटे की बारात लेकर और खुद दूल्हा बनकर लौटे और बेटे का टिकट कट गया। दोनों ही राज्यों में सबसे पहले विस्तार से हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही है और ना ही बीजेपी को शिवराज को अपना अगला सीएम चेहरा घोषित किया। लेकिन टिकट बंटवारे को आप देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि इसमें शिवराज की ही चली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं लिस्ट में शिवराज अपने ज्यादातर समर्थक और विधायकों, मंत्रियों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय को बड़ा झटका लगा। कैलाश विजयवर्गीय खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट भी दिया गया। आखिर तक वो कहते रहे कि अब तो वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उन्हें लड़ना पड़ रहा है और वो लड़ेंगे भी। लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया। आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 से विधायक हैं। बीजेपी ने यहां से राकेश गोलू शुक्ल को मैदान में उतारा। साथ ही नई लिस्ट के आने के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी शिवपुरी सीट से सिंधिया को मैदान में उतार सकती है, लेकिन इस सीट से बीजेपी देवेंद्र कुमार जैन को टिकट दे चुकी है। आखिरी लिस्ट में यह भी स्पष्ट हो गया कि कोई 2 पावर सेंटर्स नहीं है फिलहाल मध्य प्रदेश में, यह बात तो तय है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। विजय त्रिवेदी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सर आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, आप इससे चर्चा की शुरुआत करते हुए, शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि शिवराज ही क्या चेहरा है, क्या उनकी चल रही है या नहीं चल रही है। अब जो लिस्ट आ गई है उसके बाद तो ये पूछना पड़ेगा कि शिवराज की चली, अमित शाह की चली, प्रहलाद पटेल की चली। निश्चित तौर पे आप कह सकती हैं कि दिल्ली की चली, और उसमें प्रदेश के नेताओं का रोल इस लिहाज से आपको लगेगा कि शिवराज सिंह चौहान की चली, क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं। और जब मुख्यमंत्री वो हैं तो क्षेत्र का हर एक नेता, राज्य का हर एक नेता जो हर एक क्षेत्र में हो, वो यही चाहेगा कि मुख्यमंत्री के साथ उसके इक्वेशन बहुत अच्छे रहें, मुख्यमंत्री के साथ उसके संबंध काफ़ी अच्छे रहें, और वो रखा भी जाना लाजमी तौर पर समझा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री होगा उसी के पीछे सारे लोग रहेंगे। लेकिन उनके कहने पे टिकट दिया जा रहा है या उन्होंने टिकट में अपनी चला ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो पार्टी ने अलग अलग एजेंसीज़ के मार्फत जो अपना फीडबैक लिया था, उसी फीडबैक के आधार पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर जो बैठकें होती थी, उन बैठकों में जो प्रदेश की कोर कमेटी भी बैठती थी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, तो वहाँ पर पहले उन लोगों से राय पूछा जाता था, फिर जो एक इंडिपेंडेंट जो फीडबैक होता था उसके आधार पर उस नाम को सामने किया जाता था और वहाँ पर एक सहमति बनती नजर आती थी। उस सहमति के बाद ही चुनाव समिति की बैठक में, वो आप कह सकती हैं एक तरह से कि महज औपचारिकता के लिए उस चुनाव समिति की बैठक में उस लिस्ट को लेकर जाया जाता था। सारा होमवर्क दिन भर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पे बैठक होती थी, जिसमें अमित शाह मौजूद होते थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संगठन महामंत्री होते थे, उन बैठकों में तय कर लिया जाता था। और उस लिहाज से बाहर ये लग सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की बहुत चली, लेकिन अगर उनकी चली होती या किसी भी प्रदेश के नेता की चली होती तो उनके लिए तो सबसे आसान काम यह था ना कि उस व्यक्ति को सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट कर दिया जाता। तो ये चलने वाला लॉजिक इस लिस्ट में बहुत ज़्यादा आपको ग्राउंड पे महसूस नहीं होगा, क्योंकि
लगातार वो पिछले 3 टर्म से लगभग आप कहें 16-17 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री रहते हुए, तो जाहिर तौर पे हर नेता के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहेंगे और वो इक्वेशन अपना ठीक अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू हर्षी, ये तो नहीं हो सकता कि इस वक्त पार्टी ये सोच रही हो कि एंटी इनकम्बेंसी को किल करने के लिए अभी आप शिवराज जी के नाम को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट ना करें, उससे बहुत ज्यादा हाइप ना दें, और फिर जो है उनकी सुने भी टिकट के बंटवारे में विनेबिलिटी देखें, जो ये पार्टी हमेशा देखती है कैंडिडेट की विनेबिलिटी क्या है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि कौन जिताऊ प्रत्याशी है। और जो देवेंद्र कह रहे थे वो बात सही है कि जब इतने लंबे समय तक आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो ज़्यादातर लोग आपके गुड बुक में होना चाहते हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को देखें। पहली बात तो ये कि बहुत रणनीतिक तौर पर एक एक टिकट का चयन किया गया। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सीटें थी उसके प्रत्याशी पहले दे दिए, तय करके दिया, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं कोई मुश्किल नहीं आई। जो भारतीय जनता पार्टी में खेमे थे, खांचे थे, जो शिवराज के खिलाफ खड़े हो रहे थे, अमित शाह के कमान संभाल लेने से वो चीज़ें एक तरह से कहें कि ठीक हो गई। लेकिन जो आखिरी लिस्ट आई उसने भारतीय जनता पार्टी का संकट भी बताया है। जब 75-80 साल के जयंत मलैया से लेकर दूसरे नेताओं को झाड़ पोंछ कर निकाल दिया गया, इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई हम एक भी सीट छोड़ेंगे नहीं, ये सबसे मजबूत दावेदार हैं, सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि जो आप कह रहे थे कि बड़ी लीडरशिप हर विधानसभा क्षेत्र में हम बदल देंगे, नए लोगों को लेकर आएंगे, जिनके खिलाफ रिपोर्ट है उनको छोड़ देंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि दरअसल ये पुराने जो प्रत्याशी उतर रहे हैं इनका अपना किसी एक क्षेत्र में दबाव है और आप ये चाह रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र से बाहर ना आए। शुरू में उसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर, ट्रंप कार्ड के तौर पर दिखाया गया जब कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, जितने सांसद हैं कई 7-8-10 लोग उतारे गए, प्रहलाद सिंह पटेल, तो उसको उस तरह से देखा गया। लेकिन जब आखिरी लिस्ट में ऐसे ऐसे लोग आए जो लगभग राजनीति से बाहर से हो गए थे, तब यह लगा कि नहीं कुछ संकट है, कुछ मुश्किल है सीटों पर। और उसमें एक चीज और जुड़ गई जिसको मैं मानता हूं कि बागी बहुत फर्क नहीं डालते हैं क्योंकि कांग्रेस के भी बागी कम नहीं, लेकिन जो जबलपुर में भूपेंद्र यादव के साथ हुआ या जो कुछ एक जगह और दिखा, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कुछ तो है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो शीर्ष नेतृत्व या राज्य नेतृत्व को एक तरह से कहें कि चुनौती सी देते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि बागी का चुनाव में बहुत असर नहीं पड़ता है। चुनौती क्या है, संकट क्या है विजय जी? चुनौती और संकट पहला तो था शिवराज जी कि 5 साल से यदि आपको लग रहा है कि शिवराज जी के लेकर, क्योंकि 2018 में एक आपको मौका मिल गया था जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है। 2018 का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी हार ही ना, सरकार बाद में बनाई है उन्होंने, कांग्रेस की सरकार वहाँ बनी थी। तो उस समय से ही आपको लग गया कि शिवराज जी के नेतृत्व को लेकर, लीडरशिप को लेकर कुछ और सोचना चाहिए। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप इन 5 साल में कोई नया नाम ढूंढ कर नहीं ला पाई कि जो शिवराज जी की जगह खड़ा हो सकता है, अगर आपको शिवराज जी पसंद नहीं है। लेकिन वो नाम तो अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 5 साल में भी आप नहीं ढूंढ पाए, लेकिन आपको लगा कि नाम भले ही ना ढूंढ पाए, शिवराज जी के साथ नहीं चल पाएगा, इसलिए आपने उस पटरी से उनको भी उतार दिया कि शिवराज जी अब चीफ मिनिस्टरियल फेस नहीं है। तो ये बड़ा क्राइसिस हो गया, डबल क्राइसिस हो गया। एक आपके पास कोई नया फेस नहीं, जो फेस था उसको आपने सोचा कि एंटी इनकम्बेंसी इनके साथ ज़्यादा है और वो उनको नहीं माना, उन्होंने सीएम फेस के तौर पे नहीं उतारा। हालांकि बाद में लोगों को लगा है कि शिवराज जी को लेकर इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो लोकप्रिय नेताओं में से है। लेकिन अब ये तो चुनाव के नतीजे पर जाएंगे। फिर बात हुई, आपने कहा कि एमपीज को उतार दिया, 7 एमपीज को उतारा है, तोमर साहब को उतार दिया, विजयवर्गीय जी को उतार दिया, प्रहलाद पटेल को उतार दिया, तमाम तरीके के लोगों को उतार कर एक्सरसाइज की। उससे बड़ी नाराजगी हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो आप बड़ा शोर कर रहे थे कि सेंट्रल लीडरशिप ने पूरे सारे घर के बदल डालूंगा वाला जो खेल है वो नहीं चल पाया। और जो बाद की लिस्ट आई उसमें वैसे के वैसे ही कोशिश की गई कि भाई अब और ज़्यादा नाराजगी, विद्रोह, बगावत नहीं हो। हालांकि उसके बाद भी 20 सीटें मैं देख रहा हूँ, 20-22 सीटें हैं जहाँ पर बहुत बगावत है। उसमें 10-12 ऐसी सीटें हैं जिन पर नुकसान भी हो सकता है। भूपेंद्र यादव जी का जिक्र किया, वो प्रभारी हैं। भूपेंद्र जी बहुत बेहतरीन लोगों में से हैं, लीडरशिप के तौर पर भी, संगठन के तौर पर भी। लेकिन टिकट तो आपने दिल्ली में तय किए, नाराजगी जबलपुर में झेलनी पड़ती है, क्योंकि आज जब फील्ड में जाते हैं, जमीन पर जाते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी अभी इस क्राइसिस में रही कि शिवराज जी के साथ वो सरकार बना सकती है कि नहीं बना सकती। और केवल विनेबिलिटी यदि है तो सबसे पहले विनेबिलिटी तो लीडर की होनी थी ना।
आपने जब तय कर लिया, जो आप गुजरात में फैसला करते हैं, जो आप उत्तराखंड में फैसला करते हैं, वैसा ही फैसला आप करते हैं यहाँ पर कि आप नया लीडर तैयार करते हैं। वो लीडर आपने तैयार नहीं किया और उसका नुकसान मुझे लगता हो रहा है यहाँ पर। कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, कांग्रेस में भी बगावत बहुत है, 40-45 सीटों पर है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के साथ जो आप जब कांग्रेस की बात कर ही रहे हैं, बगावत की बात कर रहे हैं, तो हमारी अगली स्टोरी भी इसी पर है। अगली कहानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इसी बगावत की है। कांग्रेस ने अपने लगभग सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, केवल एक सीट के लिए लिस्ट आनी बाकी है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर भारी बवाल हो रहा है। अब भोपाल की ही बात कर लें, जब कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही केवल बाहर प्रदर्शन नहीं किया बल्कि दफ्तर के अंदर भी दाखिल हो गए। दिग्विजय सिंह के खिलाफ नारेबाजी की, उनके पोस्टर पर काली पोती, गोबर लगा दिया, टिकट बेचने का आरोप तक लगा दिया। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी को छोड़ दिया, कमलनाथ पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। कमलनाथ के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंगत लगाकर बैठकर जो शुजालपुर सीट है, विधानसभा सीट, वहां से रामवीर सिंह सिकरबार को टिकट देने का विरोध किया। आप जरा पहले सुने कार्यकर्ताओं का हंगामा, इनकी नाराजगी। कमलनाथ से बैर नहीं, दिग्गी तेरी खैर नहीं। अब देखिए, ये जो पहला हिस्सा, इसके बाद जो कमलनाथ के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी आवाजें सुनवाएंगे। देवेंद्र, हमने पिछली मर्तबा जो बाइट सुनी थी, अच्छा चलिए ये भी सुन लेते हैं, पहले ये सुन लेते हैं। ये जो है निकम्मे बाप है और ये नाकाबिल बेटे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाए, ये कांग्रेस में आग लगाने को तैयार है, इसलिए हम इनमें आग लगाने के लिए आए। लगा दो अब चुनाव सिर पर है, तब पार्टी की कब्र खोदने का काम इस तरीके के प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि देवेंद्र, मैं आपसे पूछ रही थी कि कमलनाथ का वो बयान हमें याद है, जाके दिग्गी राजा का कुर्ता फाड़ो, तो उनका कुर्ता फटे ना फटे, जो तो हो रहा है, बिल्कुल उनके भी खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। बिल्कुल, और इस तरह से बात अगर कही जा रही हो तो उसे समझा जा सकता है कि अंदर खाने कितना मुश्किल था इन लोगों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। और एक बड़ी चीज़ ये कही जाती है कि क्योंकि दिग्विजय सिंह को पूरी कोशिश है कि जिस प्रकार का सम्मान वो खुद के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में अर्जित करते रहे हैं, वही सम्मान उनके बेटे को मिले। और ऐसा कहा जाता है कि 35 से 40 ऐसे लोगों का उन्होंने खासतौर पे चयन किया है जिन्हें जिताना चाहते हैं, ताकि वो उनके बेटे के उसी प्रकार से पांव छूने वाली राजनीति करें जैसा कि उनके साथ वो करते रहे। मतलब ये कि उनके पीछे खड़े रहें, ताकि भविष्य में कभी उनको सीएम बनने की संभावना हो तो उनके साथ एक ग्रुप तैयार हो। और इस प्रकार की तस्वीरों के बाद आप मीनाक्षी समझिए कि बीजेपी ने अपने 1/4 विधायकों के टिकट काटा है, 32 के आसपास उनके सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं, और उसके बावजूद कम से कम ऐसी स्थिति उस प्रकार से देखने को नहीं मिल रही है कि शीर्ष स्तर पर इतना मुखर विरोध हो रहा हो कि दिग्विजय सिंह के बारे में कमलनाथ ये कह रहे हैं कि उनके कपड़े फाड़ो, दिग्गी राजा मुर्दाबाद, और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना होमवर्क टिकट को लेकर शायद उस रूप में नहीं किया है जैसा कि उन लोगों ने पिछली बार किया था। या विजय जी, होमवर्क तो ठीक कर लिया, लेकिन आपसी जो खींचतान है वो खत्म नहीं कर पाए। वरना तो सेंट्रल लीडरशिप को ये आदेश दे देना चाहिए था, चुनाव में अब वक्त ही कितना बाकी है, आप ये तनाव खत्म करें। वही एनर्जी जैसे राजस्थान में उन्होंने लगाई, सचिन पायलट और गहलोत को जब शांत उन्होंने करवा लिया, तो यहाँ पर दिग्विजय और कमलनाथ को क्यों नहीं शांत करा पाए? कांग्रेस और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में सेंट्रल लीडरशिप कहाँ है कांग्रेस की? वहाँ तो कमलनाथ ही लीडर है और दिग्विजय जी लीडर है। उन दोनों ने मिलकर जो तय किया वो टिकट बांटे गए। और ये सच है, चाहे आप कितने भी टिकट सब तमाम कोशिशें करके बांटेंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि एक सीट पर 5-6 उम्मीदवार तो स्ट्रांग उम्मीदवार होते हैं, तो वो किसी भी पार्टी में, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, और जिसको नहीं मिलता टिकट उसी को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा जीतने वाला उम्मीदवार है। तो वो झगड़ा लगातार होता रहता है और कोशिश होती है, नेता की कोशिश होती है कि जिताऊ भी हो और अपना भी हो।
चुनाव कि ये मत नहीं है कि पड़ने अपना से पहले। उम्मीदवार नहीं हो और जीत जाए तो वो नुकसान करेगा, सिरदर्द करेगा। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी में हमारे नए नेता जो अभी आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेरे को याद नहीं रहता, लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल बीजेपी में ही हैं। तो उनके जो साथ आए थे कांग्रेस के लोग, उनको टिकट नहीं मिला बीजेपी से। अब वो उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि वो अपने घर के सामने उनका प्रदर्शन हो रहा है, ये भी एक बड़ी मुश्किल होती है ना। तो हर लीडर के लिए जरूरी होता है कि उसके जीतने वाले उम्मीदवार भी हों और अपने उम्मीदवार भी हों। अब इस प्रायोरिटी में ये सारा झगड़ा होता है। राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस की लीडरशिप काम कर रही है। यहां पर बहुत सस्पेंस के बाद कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ चुकी है और इसमें गहलोत अपने ज्यादातर समर्थक विधायकों और मंत्रियों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की 2 लिस्ट आई है, 76 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। इनमें गहलोत के 20 मंत्रियों के नाम हैं। कांग्रेस ने उन 5 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिया है जिनके समर्थन के बूते गहलोत सचिन पायलट के बगावत के बावजूद बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे थे। गहलोत सरकार के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को भी टिकट मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तनाव राजस्थान में भी है, लेकिन उस तनाव की बात बाद में। लेकिन पहले हर्षी, गहलोत ये बैलेंस बनाने में कामयाब रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के लिए जो राजनीतिक जो उनकी जादूगरी है उसका कमाल वो करते हैं। हालांकि कुछ उनके नज़दीकी लोगों के टिकट काटे हैं, और चूंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को निजी तौर पर उन्होंने अपमानित किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान उन्होंने नहीं रखा था, तो कुछ होना था। लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर नेता वो अपना टिकट लेने में कामयाब रहे हैं। अब जो दोनों हर्षी, आप नाम लेकर कहिए ना। शांति धारीवाल उनके इतने करीबी जो कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उनका टिकट काट दिया गया। महेश जोशी, उनका टिकट काट दिया गया। यही लोग पूछ रहे थे कि कौन कांग्रेस आला कमान। बिल्कुल नहीं, वो निश्चित तौर पर वो टिकट कटे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहें तो अशोक गहलोत ने भी लगभग अपने सभी करीबियों को टिकट दिला लिया है। सचिन पायलट भी टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। वहां अब इस बात की लड़ाई है ही नहीं कि किसने अपने लोगों को टिकट दिला दिया। अब वहां लड़ाई इस बात की है कि अपने लोगों को जिताने की स्थिति में कौन है। क्योंकि अब राजस्थान में अगर आप देखें तो कांग्रेस के पक्ष में समीकरण बहुत ज्यादा है नहीं। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के भ्रम की वजह से कांग्रेस जीत जाती है तो इसको तो हम यही मानेंगे कि उनकी किस्मत गहलोत जी की अच्छी चल रही है, क्योंकि राजनीतिक जादूगरी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। यह है कि बार बार वो कहते हैं और उनके लोग भी बताते हैं कि देखिए पायलट इतना कुछ करते रहे, लेकिन चूंकि उनके पास इतने विधायक नहीं थे, उनके विधायकों की संख्या बहुत कम थी, और दूसरा इधर से वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की सरकार गिराने के पक्ष में तो नहीं थी। ये हम भले कह लें कि बचा रही थी या नहीं बचा रही थी, जो उनके लिए कहा जाता है, लेकिन आपस का झगड़ा जो भारी पड़ना चाहिए था वो शायद इसीलिए नहीं भारी पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से उसका लाभ लेती नहीं दिखी। देवेंद्र, खैर शांति धारीवाल की भी हम बात करें या महेश जोशी की भी हम बात करें तो इनका भी अभी टिकट कटा नहीं है, इस पर अभी फैसला हुआ नहीं है। इसे थोड़ा सा मैं दुरुस्त कर लेती हूँ। अभी टिकट मतलब वो सीट्स खाली है, उस पर कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं, मसलन अगर मैं बात करूं ओएफडी रहे हैं लोकेश शर्मा, अशोक गहलोत के बहुत करीबी, और उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया था जब ये पूरा कांड हुआ था, फोन टेपिंग हुई थी और सबसे ज्यादा लोकेश शर्मा का ही नाम था। वो भी इस उम्मीद में थे कि उन्हें टिकट मिले। हाल ही में खबर आई कि सचिन पायलट से उनकी मुलाकात हुई। रस्साकशी तो बहुत है, अभी भी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इतने खास व्यक्ति का सचिन पायलट से जाकर मुलाकात करना, ये क्या बताता है? उसमें मैसेजिंग ये था कि जाके वहाँ मिलो ताकि वो विरोध ना करें और उस स्तर पे विरोध ना करें। और अमूमन राजनीति में ऐसा देखने को मिलता है। भेजा गया मतलब? हाँ, वो भेजा गया था उनको, जो हमें जानकारी मिली, और उसके हिसाब से वो सिर्फ इसी रूप में गए थे कि जाके अपना रिक्वेस्ट उनके सामने कर सकें। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ अगर आप देखें कि कांग्रेस की लिस्ट में अधिकांश सिटिंग लोगों को ही वो रिपीट कर रहे हैं, मंत्री चाहे हों या विधायक हों, और ये बड़ा खतरा है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का सबसे पहला और बड़ा असर सिटिंग विधायकों के खिलाफ होता है। कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री को लेकर नाराजगी हो या ना हो, जैसे अशोक गहलोत को लेकर आपको बहुत नाराजगी राजस्थान में सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन विधायकों को लेकर, मंत्रियों को लेकर बहुत ज़्यादा रहती है। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का खतरा लिया है, ये खतरा शायद इस लिहाज से होगा कि पिछली बार चुनाव में आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़ा कराया, फिर चुनाव में जीत दिलाई, और फिर उसके सपोर्ट से उन्होंने अपनी सरकार बना ली। इस बार भी कुछ वो ऐसा ही करने वाले थे, शायद उसे भापते हुए कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति रही। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी ने मोल लिया है। और अभी तक जिन उम्मीदवारों का, दूसरी लिस्ट आने के बाद जिन उम्मीदवारों के नाम सामने हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान को लेकर जो कुछ भी सोच रही होगी, थोड़ी बहुत उम्मीदें, उसे करारा झटका लगता नजर आ रहा है।
इसमें हम थोड़ा वसुंधरा राजे की भी बात कर लेते हैं। अब वसुंधरा राजे को भी लेकर पहले ये जो चर्चा चल रही थी, मैं अक्सर आप लोगों की चर्चाएं सुनती थी, तो उसमें आप लोग ये कहते थे कि वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा मजबूत नेता है और उनका भी विकल्प बीजेपी के पास फिलहाल राजस्थान में नहीं है, और टिकट बंटवारे में भी विजय जी वो दिखाई दे रहा है, वसुंधरा राजे की सुनी जा रही है। वो बिल्कुल लास्ट मिनट का पैचअप है कि वो एक्सरसाइज की जा रही है। ये देखिए, आप तीनों बड़े प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हिंदी पट्टी, हिंदी बेल्ट के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह जो पार्टी के तीन बड़े लीडर हैं, तीन बड़े फेस हैं, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और डॉक्टर रमन सिंह, तीनों को सेंट्रल लीडरशिप ने खारिज कर दिया है लीडरशिप के लिए। उनको अपनी कमान नहीं दे रहे, और तीनों जगह कोई नई लीडरशिप खड़ी नहीं की गई है। अब इस पर कोई चर्चा नहीं करता है कि भाई सेंट्रल लीडरशिप यदि नाराज है किसी से, क्योंकि 5 साल से रमन सिंह हार गए थे, वसुंधरा जी हार गई थी, शिवराज जी हार गए थे, लेकिन फिर सरकार बना ली, तो आपके पास 5 साल थे, आपने नया लीडर क्यों नहीं तैयार किया? कोई नया लीडर वहाँ पर तीनों जगह पर नहीं है। वसुंधरा जी को आप पिछले 6 महीने से, साल भर से बड़ी बुरी तरह से इग्नोर करते रहे। लास्ट मिनट पर आप आके जब आपको लगा कि वसुंधरा जी ही सबसे बड़ी नेता हैं, तो उनके साथ एक पैचअप किया गया, उनके लोगों को टिकट दिया गया है। अब वो कितना कर पाएंगी? अभी जो स्थिति है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कंपैरेटिवली कांग्रेस के मुकाबले में मजबूत स्थिति में, और जो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस समझ रही थी कि वो कुछ बड़ा काम कर देगी, और जो सारे के सारे टिकट दिए गए, जो देवेंद्र जी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ कि इनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी। अशोक गहलोत जी की जो स्टडी थी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने जो सर्वे करवाया था, उसमें कहा गया था कि 60 से 70 एमएलए के टिकट काटने पड़ेंगे। लेकिन ये रिस्क नहीं ली अशोक जी ने भी और सेंट्रल लीडरशिप ने, और ऑलमोस्ट सभी लोगों को टिकट मिल गए हैं करीब करीब। ठीक है, मंत्री जो हैं 28 मंत्री, उसमें से 20 मंत्रियों के टिकट अभी हो गए हैं, अभी तो लिस्ट बाकी है। शांति धारीवाल का जिक्र आपने किया, महेश जोशी का जिक्र किया, एक और है धर्मेंद्र राठौड़। तो तीनों के टिकट अभी अनाउंस नहीं किए गए, इसलिए ये कहना कि उनको खारिज कर दिया गया है कि नहीं किया गया है, क्योंकि शांति धारीवाल कोटा में एक बड़ा नाम है, बिल्कुल, तो उनको हटाकर किस तरह से कर रहे हैं ये है। लेकिन कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पर एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, और भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप के लिए फिर से कयास उसमें चल रही है, परेशानी में कि कौन लीडर होगा। क्या दिया कुमारी को वो उस तरह से खड़ा कर पाएंगी? और दिया कुमारी बनेंगी चीफ मिनिस्टर, बन भी सकती हैं, लेकिन वो अभी चुनाव में तो उनकी मदद उस तरह से नहीं मिल रही है। आप देखिए कि कितना प्रेशर रहता है। नरपत सिंह राजवी साहब हैं, भैरव सिंह शेखावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, उनके दामाद हैं नरपत सिंह राजवी, वो 93 से एमएलए रहे। उनको आपने टिकट काट दिया विद्याधर नगर सीट जयपुर में, जिसको दिया कुमारी को दिया गया। फिर इतना प्रेशर बना क्योंकि भैरव सिंह शेखावत आज क्या तारीख है, 22 तारीख है, 23 तारीख है ना, तो आज उनकी वो है 100th बर्थ एनिवर्सरी है भैरव सिंह शेखावत की। उन्होंने विद्याधर नगर में बड़ा समाधि और कार्यक्रम भी किया है। फिर जब इतना प्रेशर बना, क्योंकि वो राजपूतों के बड़े नेता हैं, तब आपने उनकी जो पुरानी सीट थी चित्तौड़गढ़, वहां पर उन्हें टिकट दे दिया है। चित्तौड़गढ़ की परेशानी क्या कि चित्तौड़गढ़ में सिटिंग एमएलए बीजेपी का, अब वो नाराज हो गए हैं, तो उनकी बगावत हो रही है। खुद नरपत सिंह राजवी वहां पर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब डिलिमिटेशन हुआ तभी उन्होंने वो सीट छोड़ी थी 2003 में जी। तो 2003 के बाद 20 साल बाद वो वापस चित्तौड़गढ़ गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर लगातार ये परेशानी रही है कि जो सिटिंग एमएलए उसको हटाया जाए, नहीं हटाया जाए, किस तरह से किया जाए। देखिए, सारी कहानी तो इसी बात की है कि ये जो निर्णय लिए गए हैं, उसमें भी दबाव हुआ कि पहले आपने यहाँ भी राजस्थान में भी 7 एमएलए एमपीज को उतार दिया, अब उसके बाद वाली लिस्ट में कोई आपने बहादुरी नहीं दिखाई, फिर आप शांति से उसी तरह से चले हैं जहां पर टिकट जिनको दिया जाना चाहिए उन्हें मिला। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।